हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस क्लासेस में आपके स्वागत है। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके कंपटीशन की तैयारी, चाहे वो आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, रेलवे या फिर और अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है। और ये सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कंप्लीट हिंदी में होगा। ठीक है। क्वेश्चंस भी हिंदी में होंगे और डिस्कस भी हम हिंदी में ही करने वाले हैं। ठीक है। और ये ना 100 MCQs को लिए हैं मैंने, वन लाइनर सारे, जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं और जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। मेरी दूसरी सीरीज भी आएगी जिसमें क्या है ना, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सारे हम क्वेश्चंस उसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? मतलब ये है ना कि मतलब सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है। ये वाला प्राकृतिक पर्यावरण, इन्वायरमेंट का, ठीक है, प्रोटेक्शन का। तो ये है हमारा अनुच्छेद 21 में। ठीक है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? अब देखो, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी ना, तो उसमें 3 मंत्री थे। ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ना लॉर्ड एमरी नहीं थे उसमें। ठीक है। ये होगा सही जवाब। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, सन स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है। ये 1947 में जो सत्ता सौंपी गई थी वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है। ओके। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों, ये अधिवेशन हुई थी फैजपुर में। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? ठीक है। तो इनका अनुपात था 10 लाख व्यक्ति थे। ठीक है। अब देखो, अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पे भी जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है ना इससे आ रहा है। ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डील करेंगे। ठीक है। 11 दिसंबर 1946। ठीक है। डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इस चीज़ को आप याद रखना कि किसे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, ये याद रखना। इसमें जो सभा थे ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो काफ़ी सारी कमेटी बनी थी। ठीक है। तो उस तरह से जो सभी काफ़ी सारे सभा हुई थी। ठीक है। तो ये उसमें से एक था संविधान सभा, याद रखना, कि अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, इसमें क्या है ना, 2-4 नाम आपको कॉमन याद रखने हैं। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सब है ना, याद आपको रखने ही है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, प्रियम्बल किसने रखा था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है। अब याद अगर रहता है यार तो ठीक है, नहीं याद रहे तो स्वराज पार्टी याद रखना। 1924 में संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? ठीक है। इसमें से कौन सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से? अब देखो, अभी हमने हिस्टोरिकल पे देखा, अब आ जा रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है। वो 2 शब्द है जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। अब देखो, इसमें ना 2 था, एक था ना, एक 42 था। ठीक है। एक 44 था। ये 2 अमेंडमेंट से क्वेश्चन है ना लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कौन से अमेंडमेंट को बोलते हैं, है ना, संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं उसको कई बार। ठीक है। अब देखो, इसमें है ना जो 2 शब्द ऐड किए गए थे, ये देखो है, कीवर्ड पे याद रखना 2 शब्द, वो था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है। ये है हमारा लोक कल्याण। समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अब देखो, आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज को मिला करके हमने बनाया है, ठीक है। मतलब उससे जो अच्छे अच्छे पार्ट थे ना, तो हमने एडॉप्ट करा है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस हमेशा आता है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट हमने कहाँ से लिया है। अब देखो, सूची 3 होती है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको तीनों सूची का है ना लिस्ट बनाना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या होता है। 1 2 3। एक समवर्ती सूची तो यहीं पे है, 2 सूची और होती है, ठीक है। टोटल 3 होता है, ठीक है। अब देखो, किसके संविधान से ली गई है? तो ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम देख सकते हैं प्रस्तावना में, ठीक है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये अभी तक है ना 1 बार किया जा चुका है। देखो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब ये एग्जाम में आया था तब 1 ही बार हुआ था। बट ये क्या है ना, हालांकि इसमें क्या है ना, उद्देशिका में और प्रियम्बल ये सब में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं होता है, पर फिर भी ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। अभी तक 100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं अमेंडमेंट, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में देने जाओ ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ करके जाना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो यह है पूजा की समानता। सामाजिक न्याय करती है, राजनीतिक न्याय करती है, विचार की स्वतंत्रता भी करती है, ठीक है। ओके, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? देखो, अब भी एक क्वेश्चन मैंने पहले लिया। अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि 42वें और 44वें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह है समाजवाद। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये तो आपको यार भारत का ही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो हमारे यहाँ क्या है ना, सबसे उच्च क्या बोलते हैं? संविधान ही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो यह है भाग 4 में। अब देखो, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हमें प्राप्त हमने की थी आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? अब देखो, आपको पता है ना कि राज्यसभा में भी क्या है ना, कुछ लोग इलेक्ट होकर आते हैं, कुछ लोग क्या है ना नॉमिनेट होकर के आते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि राज्यसभा में कितने मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कि मेरे वर्ड को ध्यान रखना, नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉमिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिया गया था आयरलैंड से। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है? ठीक है, तो यह हमारा अनुच्छेद 51 संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सब काफ़ी नाम से बोलते हैं जो पंचायत है, ठीक है। तो ये हमारा भाग 9 है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया हमारा भाग 4 के काम में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ठीक है, तो ये हमारा है 4th अनुसूची में, 4th में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह है अनुसूची 10वीं में, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो हम बोलते हैं ना, वो वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 57 संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं पड़ती है, ठीक है।
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है, तो ये हमारा है 5वीं में, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का निर्देश किसमें देता है? हमारा अनुच्छेद 40 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो देखो, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस, ये हटाया जा सकता है हमारा 370 के अनुसार, ठीक है, 317 के अनुसार। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? अब देखो, आज़ादी के समय और उसके बाद भी क्या है ना कि बहुत सारे जो छोटे छोटे राजे रजवाड़ थे ना, देशी रियासतें थे, ठीक है, तो सब क्या है ना कंट्री के साथ आना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, तो उनको लाने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हिस्ट्री में है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में इनसे एक और क्वेश्चन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और किस नाम से जानते हैं? आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनका एक और नाम क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति को प्रदान करता है? तो यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, यानी जो अमेंडमेंट करते हैं ना वो प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है 368 में, 368। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सबको याद होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो यह है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है संसद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो यह है 14 वर्ष तक, जो नहीं है राइट टू एजुकेशन एक्ट वाला वो वाला। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है न्यायपालिका, इसको ही बोलते हैं ना गार्डियन या कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस से संबंधित है ना, ये है हमारा ए, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये हमारे हैं मौलिक अधिकार। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह अधिकार परीक्षा। ये क्या ना रीट पिटीशन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, ये जो सीरीज जो चल रही है ना 100 क्वेश्चंस की, इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। और डिटेल में जाने के लिए है ना मेरी दूसरी सीरीज आ रही है, उस सीरीज में क्या है ना पूरी डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं ना एकदम 1 से लेकर के n तक सारे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि बस एक बार कर लिया ना तो उससे बाहर का क्वेश्चंस आ ही नहीं सकता, ठीक है। और ये तो बस क्या है ना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टाइम कम है ना, आपके पास सिर्फ 20-25 मिनट हो, ठीक है, तो आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है विविध अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो यह हमारा अनुच्छेद 17। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? यह था गोलकनाथ, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो यह हमारा राष्ट्रपति के पास। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ का हो सकता है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस है, ठीक है। और लास्ट वन देखते हैं ये लेसन का, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है ना, जो पढ़ लेना एक बार डिटेल में, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ना कि ये लेसन आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर ये लेसन पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और रिव्यू भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, स्पेशली मैंने इंग्लिश के सारे पार्ट को मैंने टच किया है और जीके जीएस के भी सारे पार्ट को टच किया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी चीज़ में फोकस करना चाहिए तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और मेरे और दूसरे लेसन्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे ज़रूर जाएं या मेरे चैनल में दिए गए प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।